वक्त हो गया है 24 घंटे 24 रिपोर्टर का। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। विनीता यादव बताएंगी उत्तराखंड में हाईकोर्ट से मोदी सरकार को झटका। 29 अप्रैल को बहुमत साबित करेंगे हरीश रावत। बीजेपी बोली रावत के पास बहुमत नहीं। किशोर अजवाणी बताएंगे दाल को लेकर एबीपी न्यूज के ऑपरेशन रसोई का असर। एमपी के इंदौर और भोपाल में इनकम टैक्स की छापेमारी। प्रकाश कुमार बताएंगे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सभी धर्मों के लिए 2 बच्चों का कानून बनाने की मांग उठाई। और ब्रजेश राजपूत बताएंगे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाबूलाल गौर महिला को गलत ढंग से छूते हुए कैमरे में हुए कैद। सफाई में कहा कोई गलत इरादा नहीं था। शुरुआत लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड मामले में मोदी सरकार को बड़ा झटका। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राष्ट्रपति शासन को हटाया। हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद राष्ट्रपति शासन को खारिज करते हुए 27 मार्च की स्थिति को बरकरार रखने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है इस मामले में केंद्र प्राइवेट पार्टी की तरह व्यवहार नहीं कर सकती। इस फैसले के बाद हरीश रावत को बतौर मुख्यमंत्री उत्तराखंड में 29 अप्रैल को बहुमत साबित करना होगा। उत्तराखंड में केंद्र सरकार की सिफारिश पर 27 मार्च को राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। एक स्टिंग के जरिए ये दावा किया गया था कि हरीश रावत सरकार बचाने के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त में जुटे हैं, लेकिन हरीश रावत ने इसे असंवैधानिक बताते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस ने पीएम मोदी और अमित शाह को घेरा। कहा संविधान की हत्या और लोकतंत्र को अस्थिर करने के लिए माफी मांगे। मोदी सरकार, खुद प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी जो चुनी हुई सरकारों को गिराने का षड्यंत्र कर रहे थे पूरे देश में विपक्षी दलों की, ये उनकी करारी हार भी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की ये करारी हार है। हम माननीय नरेंद्र मोदी जी को कहेंगे कि वो इस फैसले के बाद देश से माफी मांगे, उत्तराखंड के लोगों से माफी मांगे। हरीश रावत अल्पमत में है। 29 तारीख को भी ये सिद्ध होगा कि वो अल्पमत में ही है, इसलिए हमें कोई किसी बात का चिंता भी नहीं है। हम 29 तारीख को सिद्ध करेंगे कि वर्तमान हरीश रावत जी जो मुख्यमंत्री थे वो कल भी अल्पमत में थे, आज भी अल्पमत में। 29 तारीख को फ्लोर टेस्ट में सिद्ध हो जाएगा। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले में अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल पर केंद्र सरकार का पक्ष सही ढंग से नहीं रखने का आरोप लगाया और दोनों को हटाने की मांग की। वहीं राष्ट्रपति शासन हटाने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले को मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में है। नैनीताल हाईकोर्ट के उत्तराखंड में लगे राष्ट्रपति शासन को हटाने के फैसले के बाद बढ़ा मुख्यमंत्री हरीश रावत का भरोसा। कहा 29 अप्रैल को सदन में साबित कर देंगे बहुमत। आपको ये लगता है कि बहुमत की जो बात अब की गई है, जिसको लेके पहले संकट चल रहा था, आप उसे पूरा साबित कर लेंगे? हाँ, बिल्कुल कर लेंगे। विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए हरीश रावत को 32 विधायकों का साथ जरूरी होगा। नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले के बाद हरीश रावत बहुमत का दावा कर रहे हैं, लेकिन सवाल उठता है कि सरकार बनेगी कैसे। संख्या बल के आधार पर देखें तो उत्तराखंड विधानसभा में कुल 71 सीट हैं, जिसके मुताबिक बहुमत का आंकड़ा 36 होता है। इसमें से कांग्रेस के 9 विधायकों के बागी होने के बाद कांग्रेस के 27 विधायक बचते हैं। बीजेपी के 28 विधायक, बीएसपी के 2, यूकेडी का 1 और अन्य के 3 विधायक हैं। लेकिन स्पीकर वोटिंग में शामिल नहीं होगा, तब कांग्रेस के विधायक कम होकर 26 हो जाते हैं। एक मनोनीत, बीएसपी के 2, यूकेडी का 1 और अन्य के 3 विधायक हैं। इस तरह कांग्रेस 33 विधायकों के समर्थन का दावा कर रही है, जबकि बहुमत का आंकड़ा 32 ही होता है। मुलायम सिंह के परिवार की तरफ से चलाए जाने वाले कॉलेज को 100 करोड़ रुपए की सरकारी मदद पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। पूछा क्यों ना ये कॉलेज सरकार के ही कब्जे में दे दिया जाए। 2004 में मुलायम सिंह यादव ने यूपी के मुख्यमंत्री रहते हुए सैफई के नजदीक चौधरी चरण सिंह डिग्री कॉलेज को आकस्मिक निधि से 100 करोड़ रुपए दिए। चौधरी चरण सिंह डिग्री कॉलेज चलाने वाली कमेटी में खुद मुलायम सिंह, उनके भाई शिवपाल सिंह और रामगोपाल यादव और बेटा अखिलेश यादव जैसे लोग शामिल रहे हैं। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने सुपरटेक जार प्रोजेक्ट के करीब 1000 फ्लैट सील करने को कहा। अवैध निर्माण के चलते ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने भेजा नोटिस। ग्रेटर नोएडा के ओमिक्रॉन 1 सेक्टर में बन रहे इसी जार प्रोजेक्ट पर खतरा मंडरा रहा है। इस प्रोजेक्ट में 844 फ्लैट बनने थे, लेकिन अवैध तौर पर बना दिए गए 1904 फ्लैट, यानी 2 गुने से भी ज्यादा। इस मामले में फ्लैट के निवेशकों ने
जब प्राधिकरण को शिकायत की तब जाकर अधिकारियों की आंख खुली। अब 30 दिन में अगर नोटिस का सही जवाब नहीं मिला तो सीलिंग का काम शुरू हो जाएगा। सवाल उठता है कि जब बिल्डर इस तरह की मनमानी कर रहे होते हैं तो प्राधिकरण के अधिकारी क्यों खुद इसकी जांच नहीं करते। एबीपी न्यूज की मुहिम मेरा घर मेरा हक में देश के मशहूर बिल्डर MRMGF की पड़ताल। गुड़गांव के 2 बड़े प्रोजेक्ट्स में 4 साल की देरी के बाद भी ग्राहकों को नहीं मिला घर। गुड़गांव के सेक्टर 65 में मौजूद है MRMGF की ये टाउनशिप, नाम है एमरल्ड हिल्स। MRMGF ने एमरल्ड हिल्स को 2009 में लॉन्च किया था। बुकिंग कराने वालों को 2012 में घर देने का वादा किया था, लेकिन 2016 में भी फ्लोर्स और विला की डिलीवरी नहीं हुई है। इसी तरह गुड़गांव के ही सेक्टर 65 में ही MRMGF का एक और प्रोजेक्ट है एमरल्ड एस्टेट। ये भी साल 2009 में लॉन्च हुआ था, लेकिन 7 साल में भी ये नहीं पूरा हुआ है। गुड़गांव के प्रोजेक्ट में देरी पर MRMGF ने कहा है कि वो अपने ग्राहकों को घरों की डिलीवरी के प्रति प्रतिबद्ध है। पीएम सीएम का फोटो छापकर लोगों को ठगने वाले मैपल बिल्डर का बैंक अकाउंट सीज। बिल्डर ने 1150 रुपए में बुकिंग लेकर लोगों को 5 लाख रुपए में घर देने का वादा किया था। मैपल बिल्डर पर महाराष्ट्र में जमीन के सौदे करने पर भी रोक लगा दी गई है। विवाद में आने पर मैपल बिल्डर ने लोगों को मई दिवस स्कीम के नाम पर हुई बुकिंग के पैसे लौटाने का विज्ञापन दिया। विज्ञापन के बाद मैपल के पुणे दफ्तर के बाहर पैसे वापस लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े। मैपल बिल्डर ने पिछले दिनों विज्ञापन जारी कर कहा था कि 1 मई यानी महाराष्ट्र दिवस पर वो 10,000 लोगों को 5 लाख रुपए में 1 BHK फ्लैट देगा। विज्ञापन में पीएम मोदी और सीएम देवेंद्र फडणवीस के अलावा महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश बापट का भी फोटो छापा गया था। इसी के बाद बिल्डर पर आपराधिक मामला दर्ज किया गया। आपके घर के लिए हमारी मुहिम में हमें आपकी शिकायतें मिल रही हैं जो हम बिल्डरों तक पहुंचाएंगे। www.abplive.in/मेरा घर पर पहली 6000 शिकायतें जो मिली हैं वो किन बिल्डरों के खिलाफ है, ये देखिए। लॉजिक्स के खिलाफ 150 शिकायतें, डीडीए के खिलाफ 150 शिकायतें, एम्स गार्डिनिया के खिलाफ 150 शिकायतें, बीपीटीपी के खिलाफ 175, सुपरटेक के खिलाफ 350, जेपी के खिलाफ 350, यूनिटेक के खिलाफ 600 और सबसे ज्यादा शिकायतें आम्रपाली बिल्डर के खिलाफ 900 शिकायतें हैं। दाल को लेकर एबीपी न्यूज के ऑपरेशन रसोई का असर। मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर में जमाखोरों पर इनकम टैक्स की छापेमारी। एबीपी न्यूज ने कल ऑपरेशन रसोई में दिखाया था कि कैसे देश में पिछले 1 महीने में दाल के दाम 20 से 40% तक बढ़ गए। एबीपी न्यूज ने बताया था कि इस बढ़ोतरी के पीछे जमाखोरी भी एक वजह है। हमारी खबर के बाद आज इनकम टैक्स ने जमाखोरों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। इंदौर में दाल का ऑनलाइन कारोबार करने वाले अग्रवाल बंधुओं के घर और दफ्तर समेत 5 ठिकानों पर छापा मारा है। साथ ही भोपाल में भी छापेमारी हुई। एबीपी न्यूज की खबर के बाद केंद्र सरकार ने कहा है कि दाल की कोई कमी नहीं है। यही नहीं, 10,000 टन दाल बाजार में जारी करने का फैसला किया गया है। बैंकों से अरबों का कर्ज लेकर विदेश भागे उद्योगपति विजय मल्ल्या ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी विदेशी संपत्तियों का ब्यौरा देने से इनकार कर दिया। कहा, कर्ज के पैसे से नहीं खरीदी संपत्तियां। 17 बैंकों का करीब 9,000 करोड़ रुपए नहीं लौटाने के मामले में आज विजय मल्ल्या की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया गया है। मल्ल्या ने कहा, मैं फरार नहीं हूं, मेरे खिलाफ गलत कार्रवाई चल रही है। मैंने बैंकों को कर्ज लौटाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उन्होंने प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। विजय मल्ल्या ने अपने खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट और पासपोर्ट के निलंबन को मीडिया ट्रायल का नतीजा बताया है। बैंकों के 9,000 करोड़ के कर्जदार विजय माल्या को भारत लाने में मदद के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने लिखी विदेश मंत्रालय को चिट्ठी। माल्या के खिलाफ जारी हो चुका है गैर जमानती वारंट। ईडी की मांग पर विदेश मंत्रालय पिछले दिनों विजय माल्या का पासपोर्ट 1 महीने के लिए निलंबित कर चुका है। इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाने की कार्रवाई भी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में माल्या पर दबाव बढ़ाने के लिए ईडी ने विदेश मंत्रालय को लिखी है चिट्ठी। ईडी ने अपनी चिट्ठी में सारे सबूतों का हवाला देते हुए कहा कि विदेश मंत्रालय लंदन प्रशासन से माल्या के प्रवर्तन की मांग करे। देखना है कि इस चौतरफा घेराबंदी के बाद भी माल्या भारतीय एजेंसियों के हाथ लगता है या नहीं, क्योंकि अब तक ऐसे मामलों में लंदन से किसी एनआरआई को भारत नहीं लाया जा सका है। पश्चिम बंगाल में आज तीसरे चरण के मतदान में मुर्शिदाबाद और बर्धमान जिलों में हिंसा हुई है।
मुर्शिदाबाद की दोमकल विधानसभा सीट के एक बूथ के सामने बम फटने से सीपीएम के पोलिंग एजेंट शहीदुल इस्लाम की मौत हो गई। हालांकि पुलिस इसे चुनाव से जुड़ा मामला होने से इनकार कर रही है। वहीं पश्चिम बंगाल के बर्धमान में सीपीएम के कार्यकर्ता का कान काट लिया गया और पैर तोड़ दिए गए। बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो से भी कोलकाता में वोटिंग के दौरान धक्का मुक्की हुई। पश्चिम बंगाल में अगले चरण का मतदान 25 अप्रैल को होना है, जिसमें 49 सीटों के लिए मतदान होगा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाबूलाल गौर महिला के साथ अभद्रता करते हुए कैमरे में कैद। कांग्रेस ने घटना को बेहद शर्मनाक बताया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाबूलाल गौर भोपाल में नगर निगम की बस का उद्घाटन करने पहुंचे थे। आरोप है कि इसी दौरान जब महिलाएं बस पर चढ़ रही थीं, तो 85 साल के बाबूलाल गौर ने उन्हें बेहद आपत्तिजनक तरीके से छूने की कोशिश की। वहाँ काफी भीड़ थी, पार्टी के महिला कार्यकर्ता थी, तब हमको कह रहे थे कि आप रुकिए, आप आगे जाइए, आप आगे बढ़िए, आप बैठिए, इतनी बात हुई। इसमें किसी प्रकार का कोई अवैधता नहीं, वो तो हमारी पार्टी की सब महिलाएं। बाबूलाल गौर की हरकत के विरोध में आम आदमी पार्टी ने उनके बंगले के बाहर प्रदर्शन कर इस्तीफे की मांग की। बाबूलाल गौर सफाई दे रहे हैं, लेकिन उनकी सफाई में ज्यादा दम नहीं लगता। आगे बढ़ते हैं। एमपी के मंत्री के बाद बात करते हैं मोदी के मंत्री की। केंद्र में मंत्री गिरिराज सिंह अपने बयानों से विवादों में रहते हैं। एक बार फिर विवादों में हैं वो अपने बयान की वजह से। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने फिर दिया विवादित बयान। कहा, सभी धर्म के लोगों के लिए 2 बच्चों का नियम सख्ती से लागू हो, नहीं तो भारत का हाल भी पाकिस्तान जैसा हो जाएगा। मैं समझता हूं कि एक मंत्री की कुछ गरिमा होती है उस पद की और उस कद की, दोनों का ये लोग क्षरण कर रहे हैं। और खास तौर पर मैं समझता हूं अगर मोदी जी ने इन्हीं चीजों के लिए इन लोगों को मंत्रिमंडल में रखा है, तो मैं समझता हूं इससे बेहतर तो मंत्रिमंडल के बाहर रख करके ये काम कर सकते हैं। ये बहुत ही क्षोभ का विषय है। विपक्ष के हमलों के बावजूद गिरिराज सिंह अपने बयान पर अड़े हुए हैं। उनका तर्क है कि विकास चाहिए तो आबादी पर सख्ती से नियंत्रण करना होगा। यूपी के गाजीपुर में शादी समारोह में जानलेवा साबित हुआ डीजे बजाना। डीजे की आवाज से मकान का छज्जा गिरा, 3 गंभीर रूप से जख्मी। तस्वीरों में आप जिन घायलों को देख रहे हैं, इनके लिए डीजे की धुन पर थिरकना काफी महंगा पड़ा। यूपी के गाजीपुर में एक शादी समारोह के दौरान डीजे की आवाज के कंपन से छत का छज्जा लोगों पर ही गिर पड़ा, जिसमें 15 से 20 लोग बुरी तरह घायल हो गए। घायलों में 3 की हालत गंभीर है। घायलों के लिए गाजीपुर के जिला अस्पताल में बेड तक की व्यवस्था नहीं थी और उन्हें फर्श पर लेटकर अपना इलाज कराना पड़ा। बुरी तरह घायल 3 लोगों को बेहतर इलाज के लिए वाराणसी रेफर कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में आज तीसरे चरण के मतदान में मुर्शिदाबाद और बर्धमान जिलों में हिंसा हुई है। मुर्शिदाबाद की दोमकल विधानसभा सीट के एक बूथ के सामने बम फटने से सीपीएम के पोलिंग एजेंट शहीदुल इस्लाम की मौत हो गई। हालांकि पुलिस इसे चुनाव से जुड़ा मामला होने से इनकार कर रही है। वहीं पश्चिम बंगाल के बर्धमान में सीपीएम के कार्यकर्ता का कान काट लिया गया और पैर तोड़ दिए गए। पश्चिम बंगाल में अगले चरण का मतदान 25 अप्रैल को होना है, जिसमें 49 सीटों के लिए मतदान होगा। पश्चिम बंगाल के जोड़ासांको में केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो के साथ टीएमसी कार्यकर्ताओं ने की धक्का मुक्की। बाबुल अपने माता पिता के साथ वोट डालने पहुंचे थे। बाबुल सुप्रियो अपने माता पिता के साथ जोड़ासांको में पोलिंग बूथ पर पहुंचे तो वहां मौजूद कुछ टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर उन्हें वोट देने से रोकना चाहा। सुरक्षा कर्मियों की दखल के बाद बाबुल ने वोट दिया। शर्मनाक घटना है। इलेक्शन कमीशन जितना भी करे बंगाल के लिए, वो हमेशा ऐसा लगता है कि बहुत कम है। और मैं आपको बताऊं कि इलेक्शन कमीशन खुद भी आश्चर्यचकित हो गए हैं कि किस तरीके का घटियापन बंगाल में हो सकती है। और वो भी राज्य सरकार के स्पॉन्सर में चीफ मिनिस्टर मैडम जो है वो भी ऐसे शब्द में इलेक्शन कमीशन को खुद अटैक कर रही है। बाबुल सुप्रियो ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी टीएमसी के गुंडों के जरिए इसी तरह से चुनाव में धांधली करवा रही हैं। यूपी के सीतापुर में चलती गाड़ी में नाबालिग लड़की से गैंगरेप के बाद लड़की को ट्रेन की पटरी पर फेंक कर फरार हुए बदमाश। सीतापुर से महज 50 किलोमीटर दूर अटरिया में 3 दबंगों पर नाबालिग लड़की से चलती गाड़ी में रेप करने का आरोप लगा है। पीड़ित युवती के परिजनों ने गांव के ही 3 दबंगों पर युवती से बलात्कार करने का आरोप लगाया है। डॉक्टर के मुताबिक अंदरूनी चोट की वजह से युवती की हालत गंभीर है। पुलिस ने अब तक सिर्फ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पीड़ित के भाई के मुताबिक युवती दांत के दर्द की दवा लेने अस्पताल गई थी। उसी वक्त दबंगों ने उसे जबरन अपनी गाड़ी में खींच लिया। मध्य प्रदेश के खरगोन में मां बेटी ने मिलकर की मनचले की पिटाई। मोबाइल कैमरे में कैद हुई तस्वीरें।
खरगोन के बिस्टान रोड पर आज उस वक्त लोग हैरान रह गए जब गीता कर्मा और उनकी बेटी ने अचानक मोटरसाइकिल पर बैठे इस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को पीटना शुरू कर दिया। गीता और उनकी बेटी का आरोप है कि घर से निकलने के बाद ये शख्स उन्हें लगातार छेड़ रहा था। जब बात बर्दाश्त से बाहर जा पहुंची तो मां बेटी ने मिलकर कर दी चप्पलों की बरसात। हालांकि पिटाई के दौरान आरोपी ने खुद को टीचर बताकर बचने की कोशिश की, लेकिन मामला जब नहीं संभला तो उसने वहां से भागने में ही भलाई समझी। अभिनेता दिलीप कुमार को आज अस्पताल से मिली छुट्टी। 93 साल के हो चुके अभिनेता दिलीप कुमार आज अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए। दिलीप कुमार को सीने में इंफेक्शन और सांस लेने में तकलीफ होने के बाद लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिलीप कुमार को बॉलीवुड में किंग ऑफ ट्रेजेडी नाम से भी जाना जाता है। उज्जैन के सहस्त्र मेले में एक और नई परंपरा शुरू हो गई है, वो है किन्नर अखाड़े की पेशवाई। आप देख सकते हैं उज्जैन की गलियों से ये किन्नर अखाड़े की पेशवाई निकल रही है। जो किन्नर अखाड़े के जो प्रमुख जिनको कहा जा रहा है वो है लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो ऊंट पे बैठे हुए हैं और चारों तरफ जनता उनको कोई पैर छू रही है, कोई उनसे प्रसाद ले रही है। छोटे बड़े बच्चे बूढ़े, आप पूरी उज्जैन की जिस जगह से निकल रहे हैं गलियां भरी हुई हैं और लोग बड़े उत्साह से इनको देखने के लिए निकले हुए हैं। 90 साल की हुई ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, जश्न में झूमा ब्रिटेन। महारानी के जन्मदिन के मौके पर सलामी देने के लिए जब तोपें गरज रही थीं, लंदन के विंडसर महल के बाहर लोग उनकी झलक पाने के लिए बेकरार हो रहे थे। महारानी अपने पति प्रिंस फिलिप के साथ खुली गाड़ी में बाहर निकली तो रॉयल बैंड ने हैप्पी बर्थडे की धुन छेड़ दी। ब्रिटेन की संसद ने उन्हें खास तौर से जन्मदिन की बधाई दी। इस मौके पर खास तौर से बनी डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई, जिसमें 20 साल की उम्र से लेकर आज तक की यादें शामिल की गई। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का जन्म 21 अप्रैल 1926 को लंदन में किंग जॉर्ज और क्वीन एलिजाबेथ के घर हुआ था। 6 फरवरी 1952 को उनका राज्याभिषेक हुआ था।